हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम क्लास 5th के चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे। तो फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक पेरेंटल प्लांट से एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक पेरेंट से नए ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होना रिप्रोडक्शन कहलाता है। यानी कि जो पेरेंट है उससे नया ऑफस्प्रिंग बने तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और प्लांट के केस में क्या होता है, पेरेंटल प्लांट जो फादर प्लांट है, पेरेंटल प्लांट है, उससे एक नया प्लांट बनना रिप्रोडक्शन इन प्लांट कहलाता है। इस चैप्टर के अंदर हम अलग अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और न्यू प्लांट फ्रॉम सीड, एक सीड है उससे नया प्लांट कैसे बनता है, सीड जर्मिनेट कैसे होते हैं यानी कि उसका अंकुरण कैसे होता है, डिस्पर्जल यानी कि सीड एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, कैसे पहुंचते हैं, और न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट कैसे होता है। वेजिटेटिव पार्ट यानी कि प्लांट का वो पार्ट जिससे फिर से नया प्लांट ग्रो कर सके, उसे हम वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। तो उससे नया प्लांट कैसे ग्रो होता है। और ग्रोइंग क्रॉप के बारे में भी पढ़ेंगे हम। और टाइप्स ऑफ क्रॉप, कितने तरीके की क्रॉप होती है, इसके बारे में भी हम आने वाले इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी सी प्लांट ग्रोइंग इन द पार्क, गार्डन, फील्ड्स एंड इवन ऑन द रोड साइड। तो हम अब देखते हैं कि प्लांट है वो गार्डन के अंदर, पार्क्स के अंदर और रोड साइड पे ग्रो होते हैं, तो हम आराम से वहाँ पे उन्हें देख सकते हैं। तो ये जो है, दे आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड ए मेजर पार्ट ऑफ नेचर। तो ये हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और एक मेजर पार्ट है इस नेचर का, इसके बारे में हमको पढ़ना चाहिए। गिवन बिलो इन द फिगर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट शोइंग इट्स वेरियस पार्ट। और यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं साइड में एक जो फिगर है फ्लावरिंग प्लांट का, जो कि इसके वेरियस अलग अलग पार्ट बताता है। तो इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है फ्लावर यानी कि फूल, जो उसके ऊपर की तरफ ग्रो होता है। स्टेम यानी कि तना, लीफ पत्तियाँ देखने को मिलती है, ठीक है, और रूट सिस्टम यानी कि रूट्स देखने को मिलते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी रूट क्या होता है, सेकेंडरी रूट क्या होता है, पेटियोल, नोड और इंटरनोड देखने को मिलता है। अगर मैं इसको अच्छे से बताऊं तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि नोड और इंटरनोड क्या होता है। यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। तो जैसे कि ये एक प्लांट है, ये स्टेम है और इस स्टेम से ब्रांचेस पे लीव्स निकलती है, ठीक है। तो सिंपल भाषा में बोलूँ, नोड तो प्लांट स्टेम का वो पार्ट जहाँ से लीव अराइज हो, उसे हम नोड कहते हैं। और दो नोड के बीच का स्पेस इंटरनोड कहलाता है, ओके। फिर रूट सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, तो ये जो रूट होता है, तो यहाँ से फर्स्ट इस रूट से निकलता है, इसे हम प्राइमरी रूट बोलते हैं। और इन प्राइमरी रूट से निकलने वाली रूट लेटरल रूट कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोड है, इंटरनोड, दो नोड के बीच की स्पेस, प्राइमरी रूट और लेटरल रूट। प्राइमरी रूट से निकलने वाली रूट जो होती है उसे हम लेटरल रूट कहते हैं, और ये दोनों मिलकर रूट सिस्टम बनाते हैं। यहाँ पे एक और पार्ट है पेटियोल। पेटियोल किसको बोलते हैं, पेटियोल वो पार्ट होता है स्टेम का, पेटियोल वो पार्ट होता है जो कि लीव और स्टेम को आपस में कनेक्ट करे, ठीक है, उसे पेटियोल बोलते हैं। फ्रूट्स, आगे लिखा हुआ है कि फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट बिकॉज दे कंटेन सीड। फ्रूट एक प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, सीड। और सीड क्या करते हैं, नया प्लांट बनाते हैं, और इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सीड गिव राइज टू न्यू प्लांट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन।
आगे हम सीड के बारे में पढ़ते हैं कि पार्ट्स ऑफ सीड क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है सीड कोट, फिर आता है कोटिलेडन, एम्ब्रियो, मोनोकोट, डाइकोट। क्या होता है अगर मैं इसको आपको अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, तो सीड बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मोनोकोट और एक होते हैं डाइकोट। मोनोकोट वो सीड होते हैं जिसमें कोटिलेडन जो होता है वो एक होता है। कोटिलेडन क्या होता है? फूड को स्टोर करने वाला पार्ट। और डाइकोट में फूड को स्टोर करने वाला पार्ट दो होता है। कोटिलेडन जो होते हैं वो दो होते हैं। अगर मैं एक सिंपल सीड की बात करूं तो आपको वहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे कि एक सीड है, सिंपल सीड, ना मोनोकोट ना डाइकोट, सिंपल भाषा में बताऊं तो सबसे पहले आपको उसकी कवरिंग दिखेगी जो कि क्या कहलाती है? सीड कोट। और सीड कोट क्या करता है? उस सीड को खराब होने से बचाता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोटिलेडन, ये सीड कोट हो गया। फिर इसके अंदर की तरफ कोटिलेडन मिलेगा, कोटिलेडॉन मिलेगा। ये बेसिकली फूड को स्टोर करने का काम करता है, या फूड ये जो, और फूड किसके लिए स्टोर करेगा? बेबी प्लांट के लिए, या फिर उसे हम प्लांट लीव भी कह सकते हैं, जो कि यहीं से निकलेगी, इस सीड से। ठीक है, और इसे एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पार्ट हो गए? सीड, कोट, कोटिलेडन और एम्ब्रियो, तीन पार्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ सीड के अंदर सबसे फर्स्ट चीज़ क्या है? सीड कोट, आउटर कवरिंग ऑफ सीड फॉर प्रोटेक्शन। मैंने वही बताया कि सीड कोट क्या होता है? कोट यानी कि होता है कवर, और ये आउटर कवरिंग होती है सीड की, बाहर की कवर होती है जो कि प्रोटेक्ट करने का काम करती है सीड को। फिर आता है कोटिलेडन। कोटिलेडन क्या चीज़ है? फूड फॉर द ग्रोथ ऑफ बेबी प्लांट। बेबी प्लांट जो है यानी कि एम्ब्रियो, बेबी प्लांट और एम्ब्रियो सेम चीज़ है। और बेबी प्लांट के ग्रोथ के लिए जो फूड चाहिए होता है वो कोटिलेडन के अंदर स्टोर रहता है। इसे हम सीड लीव्स भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सीड लीव्स। एम्ब्रियो, बेबी प्लांट ग्रोइंग इनसाइड द सीड। एम्ब्रियो क्या होता है? सीड के अंदर जो बेबी प्लांट ग्रो होता है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। और सीड जो है वो दो तरीके के होते हैं, मोनोकोट, डाइकोट। सीड हैविंग वन कोटिलेडन आर कॉल्ड मोनोकोट सीड। एग्जाम्पल इसके है वीट, मेज, राइस। वीट यानी कि गेहूँ, मेज यानी मक्का, राइस यानी चावल, एक्सेट्रा इस मोनोकोट के एग्जाम्पल है। और ऐसे सीड जो कि दो कोट होती है, सीड हैविंग दो कोटिलेडन, टू कोटिलेडॉन्स आर कॉल्ड डाइकोट। डाइकोट सीड एग्जाम्पल ग्राम, चना, पी, मटर, सोयाबीन एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखो अच्छे से दिया हुआ है ये कि मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस दिया हुआ है। ये बाहर की तरफ आप देख सकते हो, बाहर की तरफ क्या है? सीड कोट, बाहर की तरफ इसके है सीड कोट। फिर आता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को और क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो को और क्या बोलते हैं? बेबी प्लांट, बेबी प्लांट या फिर प्लांट लीव्स। ठीक है, उसके बाद स्टोर फूड। स्टोर फूड कौन करता है? कोटिलेडन, कोटिलेडन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो मोनोकोट होता है उसके अंदर एक कोटिलेडन होता है, फूड स्टोरिंग यूनिट होती है, और डाइकोट के अंदर टू कोटिलेडन होता है। यहाँ से एग्ज़ाम में हर बार, ज़्यादातर बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट और डाइकोट के अंदर डिफरेंस बताओ और इसके एग्जाम्पल। तो आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि सीड हैविंग वन कोटिलेडन आर कॉल्ड मोनोकोट, और इसके एग्जाम्पल है वीट, मेज, राइस एक्सेट्रा। और डाइकोट सीड हैविंग टू कोटिलेडन आर कॉल्ड डाइकोट सीड। इसके एग्जाम्पल है ग्राम, पी, सोयाबीन एक्सेट्रा। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है और इसको याद करना ज़रूरी होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सीड जर्मिनेशन, कि एक सीड है वो जर्मिनेट कैसे करता है। ठीक है, उसकी क्या क्या प्रोसेस होती है, अलग अलग चीज़ें हम देखने को मिलती हैं हमको उसके जर्मिनेशन पे। तो ये द प्रोसेस बाय विच ए सीड प्रोड्यूस ए बेबी प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन।
जर्मिनेशन अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो उसे अंकुरण कहते हैं, और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक सीड है वो एक बेबी प्लांट प्रोड्यूस करता है। बेबी प्लांट या एम्ब्रियो, हमने आगे सीड लीव्स, बेबी प्लांट, एम्ब्रियो प्रोड्यूस करे तो उसे हम इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। इसके अंदर मोनोकोट में हमको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है और डाइकोट में हमको अलग तरीके से जर्मिनेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो डाइकोट का लिखा है कि जर्मिनेशन ऑफ डाइकोट सीड। तो ये एक सीड है डाइकोट सीड। डाइकोट सीड कौन से सीड होते हैं, मैंने आगे ही डिस्कस कर लिया है कि डाइकोट सीड जो होते हैं वो हैविंग 2 कोटिलोडॉन, इस 2 कोटिलोडॉन होते हैं, उसे डाइकोट सीड कहते हैं। तो ये जो है वो सबसे पहले यहाँ पे हाइपोकोटाइल, डाइकोट सीड से एक स्ट्रक्चर निकलेगा, हाइपोकोटाइल कहते हैं, एम्ब्रियो और हाइपोकोटाइल निकलेगा। इस हाइपोकोटाइल जो है वो आगे चलकर हाइपोकोटाइल निकलेगा, ये नीचे की तरफ ग्रो करेगा सॉइल की तरफ, और जो इसके धीरे धीरे समय के साथ क्या होगा, कोटिलोडॉन जो है, जो सीड का कोटिलोडॉन है, वो डाइकोट सीड है, वो सूखने लग जाएगा, और हाइपोकोटाइल है वो नीचे जाके रूट सिस्टम बनाएगा, और ऊपर की तरफ जो एक और चीज़ ग्रो होगी उसे हम एपिकोटाइल कहते हैं, जो आगे चलकर फॉलिएज लीव या फिर लीव्स, पत्तियाँ निकालेगा। तो डाइकोट सीड में इस तरीके का जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन ऑफ मोनोकोट सीड की बात करें तो ये मोनोकोट सीड है, और इसके जर्मिनेशन के अंदर हमको रेडिकल देखने को मिलता है। ठीक है, तो रेडिकल जो है वो नीचे वाला शूट सिस्टम बनाएगा, और ऊपर वाला चीज़ जो है वो कोलियोपिटाइल ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। रेडिकल जो है वो रूट सिस्टम बनाएगा, और कोलियोपिटाइल जो है वो शूट सिस्टम बनाएगा। यानी शूट वो पार्ट होता है जो ऊपर की तरफ ग्रो करे, और रूट वो पार्ट होता है जो कि नीचे की तरफ ग्रो करे। तो रेडिकल रूट सिस्टम बनाएगा, और कोलियोपिटाइल जो है वो शूट सिस्टम बनाएगा। कोलियोपिटाइल एक लैटिन शब्द से आया है जिसका अर्थ है कोलियोन। कोलियो का अर्थ होता है कवरिंग ऑफ द स्टेम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रेडिकल नीचे की तरफ जो कि शूट्स बना रहा है, और ऊपर कोलियोपिटाइल। तो मोनोकोट सीड के अंदर इस तरीके से जर्मिनेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है रूट ग्रो डाउनवर्ड इन द सॉइल टूवर्ड ग्रेविटी। रूट जो है वो डाउनवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ ग्रो करते हैं सॉइल के अंदर। शूट ग्रो अबव द सॉइल टूवर्ड सनलाइट, और शूट जो होते हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है सनलाइट की तरफ। सीडलिंग ग्रो एंड बिकम है प्लांट, और ये एक सीडलिंग है वो ग्रो करेगा और एक प्लांट बना देगा। तो इस तरीके से सीड जर्मिनेट करता है और एक नया प्लांट बनाता है। अब इसकी क्या कंडीशन होती है, इसको क्या चीज़ें चाहिए होती है एक जर्मिनेट करने के लिए, आराम से जर्मिनेट करने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए होती है। तो सबसे फर्स्ट चीज़ है गुड क्वालिटी ऑफ सीड। तो गुड क्वालिटी ऑफ सीड होना ज़रूरी है। अच्छी क्वालिटी का सीड होता है तो उसमें जर्मिनेशन अच्छे से होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो एक गुड क्वालिटी ऑफ सीड जर्मिनेशन के लिए। फिर उसके बाद एप्रोप्रिएट मॉइस्चर, जो सॉइल है उसके अंदर नमी होना ज़रूरी है सीड जर्मिनेशन के लिए, ताकि उसको कोई पानी की कमी ना पड़े और आराम से वो जर्मिनेट कर पाए। एप्रोप्रिएट टेम्परेचर, उसको टेम्परेचर भी अच्छा मिले। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाएगी तो जो सीड है वो सूख जाएगा पानी की कमी के कारण, और वो जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, ख़राब हो जाएगा। उसको एयर भी चाहिए होती है जर्मिनेट करने के लिए। तो ये 4 चीज़ें लिखी हुई है कि सीड जर्मिनेशन के लिए गुड क्वालिटी ऑफ सीड, एप्रोप्रिएट मॉइस्चर, एप्रोप्रिएट टेम्परेचर और एयर। ये चारों चीज़ें सीड जर्मिनेट करने के लिए मदद करती है आराम से। उसके बाद डिस्पर्जल ऑफ सीड। डिस्पर्जल का मतलब क्या होता है? डिस्पर्जल का मतलब होता है किसी भी सीड का एक जगह से दूसरी जगह में जाना, डिस्पर्जल। ठीक है, यानी कि बिखराव, वो कैसे बिखरते हैं, ठीक है, क्या क्या एजेंट होते हैं, किसकी मदद से जाते हैं, और उनके क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए आराम से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो व्हाट हैपन, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट विल हैपन इफ़ ऑल द सीड फॉल नियर द पेरेंटल प्लांट। क्या होगा कि अगर एक प्लांट है, उससे सीड वहीं गिर जाए उस प्लांट से निकल के। ठीक है, तो एक प्लांट है और ये ग्रो हुआ, और इसके जो फ्रूट्स के अंदर से जो फ्रूट जो
के अंदर सीड निकले वो इसी के पास में गिर गए तो क्या होगा? तो यहाँ पे लिखा है कि सीड विल नॉट सर्वाइव और जर्मिनेट प्रॉपरली ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस एंड ग्रो फूड एंड लैक ऑफ स्पेस टू ग्रो फूड, वाटर एंड सनलाइट। तो सीड है वो प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, उसी जगह पे गिरे हुए हैं सीड, तो उसमें क्या होगा? स्पेस की कमी हो जाएगी। इतने सारे सीड एक ही जगह पे जर्मिनेट कर रहे हैं तो स्पेस की कमी होगी, वाटर की कमी हो जाएगी और उसको सॉइल के अंदर से फूड, सनलाइट भी प्रॉपरली नहीं मिल पाएगी। इस वजह से ये जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह जाना ज़रूरी होता है। There are some agent in nature to scatter the seed. These seed carry them away from the parental plant. तो उस नेचर के अंदर, इस प्रकृति के अंदर कुछ एजेंट होते हैं जो कि इस सीड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। पेरेंटल प्लांट जो है, जिस प्लांट से ये सीड बने हैं उस प्लांट से दूसरी जगह ले जाते हैं, एक ही जगह पर। हालांकि कुछ सीड एक जगह पर गिर जाते हैं पर कुछ सीड दूसरी जगह भी चले जाते हैं और वहाँ पे जाकर ये नया प्लांट बनाने लग जाते हैं जर्मिनेट करके। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्जल। तो सीड का एक जगह से दूसरी जगह जाना विद द हेल्प ऑफ सम एजेंट, ठीक है, तो उसे हम डिस्पर्जल कहते हैं। अब इसमें क्या क्या एजेंट होते हैं? तो क्या क्या एजेंट होते हैं? डिस्पर्जल ऑफ सीड इज कैरिड आउट बाय विंड, वाटर, एनिमल एंड एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट। तो डिस्पर्जल कैसे होता है, बिखराव कैसे होता है सीड का? तो विंड के द्वारा हो सकता है, हवा से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, पानी से हो सकता है, एनिमल से हो सकता है और फ्रूट के फटने से भी हो सकता है। तो सबसे पहले विंड लिखा है, बट अगर ये विंड के द्वारा हो रहा है तो सोचने वाली बात यह है कि उस सीड की क्या कैरेक्टर होने चाहिए, वो सीड कैसा होगा जो कि विंड के द्वारा डिस्पर्स किया जाए। तो सबसे फर्स्ट चीज़ है विंड के द्वारा। तो जाहिर सी बात है कि जो विंड के द्वारा डिस्पर्स किया जाएगा वो लाइट वेट का होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, ताकि वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह चला जाए और वो उसमें विंग्स या हेयर जैसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। तो सीड आर लाइट, सम सीड्स आर लाइट हैविंग विंग्स और हेयर्स सो दे कैन बी इजीली कैरिड अवे बाय विंड। एग्जाम्पल कॉटन, मदार, हिप्टेज, ठीक है। तो वो जो सीड होते हैं वो लाइट होंगे, हेयर जैसे और विंग जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो ये जो है वो विंड के द्वारा डिस्पर्स किए जाएंगे। तो आप कॉटन सीड यहाँ पे देख सकते हैं। मदार यहाँ देखिए, मदार के अंदर देखो हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, इसी की मदद से हल्के, और ये हल्के होते हैं इस वजह से आराम के द्वारा डिस्पर्स किए जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं। आगे चलते हैं। सेकेंड एजेंट जो है नेचर के अंदर वो है वाटर। तो सेकेंड एजेंट है वाटर। तो वाटर के द्वारा जब डिस्पर्स किए जाएंगे तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो वाटर के द्वारा जब डिस्पर्स किए जाएंगे वो कैसे होने चाहिए? स्पॉन्जी होने चाहिए, वाटर के द्वारा खराब ना किए जाने होने चाहिए, क्योंकि अगर अधिक मात्रा में वाटर होगा, ज़्यादा वाटर होगा तो भी सीड खराब हो जाएंगे। तो सम सीड आर ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज हैव ए स्पॉन्जी एंड फाइब्रस कवरिंग। स्पॉन्जी कवरिंग होनी चाहिए जिससे वो वाटर से खराब ना हो, जैसे कि एग्जांपल लोटस, कोकोनट, नारियल जो है वो भी वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उस पर स्पॉन्जी कवरिंग होनी चाहिए वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले सीड के ऊपर। उसके बाद एनिमल जो सीड डिस्पर्स करते हैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। अब एनिमल से कैसे जा सकते हैं? एनिमल, मान लीजिए एक प्लांट है, उससे सीड डिस्पर्स हुए हैं, उससे सीड गिर गए फ्रूट से। तो एक प्लांट है और इस प्लांट से इस जगह सीड गिर गए। अब यहाँ पे एक एनिमल आया, इस एनिमल के शरीर के ऊपर वो सीड चिपक गए और ये एनिमल जब दूसरी जगह गया तो इस एनिमल के साथ ये सीड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए। तो अब वो सीड की क्या कैरेक्टर, क्या चीज़ें उस सीड में होनी चाहिए ताकि जिससे वो आराम से एनिमल के शरीर पे आराम से चिपक के, या फिर जब एनिमल उसको खाते हैं तो उनके मुंह में भी थोड़ा रह जाता है सीड और एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंच जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उस क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले या तो होना चाहिए हुक्स, ताकि वो उसके स्किन पे आराम से चिपक जाए। हेयर होने चाहिए है, स्पाइन्स यानी कि कांटे जैसा होना चाहिए,
ताकि वो आराम से उसकी स्किन से चिपक कर, उसकी चमड़ी से चिपक कर एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। तो एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग भी एनिमल के अंदर आते हैं। या आने वाली क्लासों में आप पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग एनिमल के अंदर कैसे आते हैं, बट अभी यहाँ पे इतना ही ध्यान रखिए कि एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग ईट फ्रूट एंड थ्रो अवे सीड। तो एनिमल जो होते हैं वो सीड को खाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, उसकी मदद से भी वो पहुंच जाते हैं। जैसे कि ये मिट्टू आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पैरोट जो है वो ईटिंग चिली, मिर्ची जो है वो खाता है, और मिर्ची के जो बीज होते हैं वो अब ये पैरोट यहाँ से ये खा रहा है, तो ये कुछ तो खाएगा, हो सकता है ये साथ में अपने लेके चला जाए उड़ के, और ये दूसरी जगह जहाँ के फिर से खाना लगे, तो ये जो सीड है वो रास्ते में गिर जाए, वहाँ पे पहुँच जाए, तो थ्रो अवे सीड। तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं इस तरीके से, विच ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, और जो आगे चलकर एक नया प्लांट बन जाएगा उससे। सम सीड हैविंग हुक्स, हेयर, स्पाइंस विच हेल्प देम इन देयर डिस्पर्सल। और कुछ सीड के अंदर क्या होते हैं, हुक्स होते हैं, जैसे कि आप ज़ैंथियम के देख सकते हैं, यहाँ पे हुक्स लिखेंगे। स्पाइंस हो सकते हैं, हेयर हो सकते हैं, जो कि इसके डिस्पर्सल के अंदर एनिमल के द्वारा आराम से डिस्पर्स हो जाए। स्क्वायरल ईटिंग गवावा, पैरोट ईटिंग चिली, मिर्ची जब पैरोट खाता है उसका, ज़ैंथियम के हुक्स। आगे हम बात करते हैं एक्सप्लोजन यानी कि होता है फटना, कि फ्रूट कैसे फटता है। तो फ्रूट जब फटेगा जब वो सूख जाएगा, उसमें पानी की कमी हो जाएगी, तब वो फट जाएगा। तो सम फ्रूट ब्रस्ट ओपन एंड एक्सप्लोड विद ए फोर्स व्हेन ड्राई एंड स्कैटर द सीड टू फार अवे प्लेसेस। तो जब फ्रूट के अंदर जो है वो पानी की कमी हो जाएगी, नमी की कमी हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, वो फट जाएगा, और उसके जो सीड है वो बिखर जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। तो फटने के कारण भी सीड जो है वो बिखरते हैं, डिस्पर्स होते हैं। एग्जाम्पल है पी, मटर आपने सबने देखा होगा, मटर के अंदर जो है उसको तोड़ लिया जाए या फिर धीरे धीरे वो सूख जाता है, तो उसके जो दाने हैं, उसके जो सीड है वो बिखर जाते हैं। पॉपी एक्सेट्रा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है यहाँ पे आपने जो देखा है ज़ैंथियम जो देखा, ज़ैंथियम के अंदर हुक्स होते हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छे से दिखा देते हैं कि ये ज़ैंथियम है, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं स्पाइन और हुक जैसे स्ट्रक्चर दिखने को मिलते हैं। ये क्या करते हैं, ये एनिमल की बॉडी से चिपक जाते हैं और फिर ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकंड एग्जांपल एक्सप्लोजन का जो था वो सीड ऑफ पॉपी था, कि पॉपी के जो सीड है वो एक्सप्लोजन यानी कि फटने के कारण बिखरते हैं। तो वो कैसे बिखरते हैं, तो ये पॉपी जो है इस तरीके से देखने को, पॉपी प्लांट इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है पॉपी प्लांट के अंदर। और इसके ऊपर वाला हिस्सा है, जब ये सूख जाता है, इसके अंदर होते हैं सीड, और जब ये सूख जाता है तो ये फट जाता है और इससे सीड जो है वो बिखर जाते हैं। ये आपको आराम से अच्छे से देखने को मिल सकता है, इस तरीके का होता है सीड ऑफ पॉपी। उसके बाद आता है न्यू प्लांट फ्रॉम पार्ट्स ऑफ लीव, के लीव ही के पार्ट से नया, न्यू प्लांट फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ प्लांट के ही पार्ट से नया प्लांट कैसे ग्रो होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिससे नया प्लांट ग्रो हो सके। तो न्यू प्लांट्स कैन ऑल्सो बी ग्रोन फ्रॉम रूट, स्टेम एंड लीव्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। रूट, उसके रूट से, स्टेम से, तने से, और लीव से, उसकी पत्तियों से नया प्लांट ग्रो होता है। तो ये बेसिकली वेजिटेटिव पार्ट है, यानी कि ऐसे पार्ट है प्लांट के जो कि जिनमें ये क्षमता है कि वो फिर से नया प्लांट ग्रो कर सके। प्लांट विच डू नॉट हैव सीड ग्रो विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। और कुछ जो प्लांट है जिनमें सीड नहीं होता है, या तो वो इन वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो करेंगे या फिर वो स्पोर्स की मदद से ग्रो करेंगे। स्पोर्स क्या होता है यहाँ पे मैं अच्छे से आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूट की। रूट जो कि जड़ है, रूट ऑफ कैरोट, रेडिश, टर्निप, बीट रूट, दलिया कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। गाजर है, रेडिश है, मूली है, टर्निप, शलजम, बीट रूट, चुकंदर और स्वीट पोटैटो भी यहाँ पे इसमें शामिल है। इसके रूट से जो है वो नया प्लांट ग्रो होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये कैरोट का जो रूट है, तो इसको कैसे ग्रो होता है ये मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, कि ये कैरोट का जो रूट है, तो जब ये
अच्छे से नया प्लांट बन जाता है तो इसका रूट जो होता है वो काट लिया जाता है फार्मर के द्वारा, और ये काट के जो कैरोट जो है वो मार्केट में तो बेच दी जाती है, और इसके जो रूट होते हैं वो सॉइल के अंदर फिर से बो दिए जाते हैं, और जिसका ये नीचे वाला पार्ट है फिर से ग्रो हो जाता है और ये नया प्लांट है वो बना लेता है। और इस तरीके से कैरेट की खेती, गाजर की खेती चलती रहती है। टर्निप, रेडिश मूली के अंदर भी इस तरीके से होता है, और स्वीट पोटैटो के अंदर भी इसी तरीके से रूट के द्वारा जो है वो नया प्लांट ग्रो किया जाता है। अगले हम बात करें कि स्टेम। सेकंड चीज़ है स्टेम। स्टेम से कैसे नया प्लांट ग्रो किया गया, तो स्टेम कटिंग ऑफ हेबिस्कस या रोज जो होते हैं, एंड अंडरग्राउंड स्टेम लाइक पोटैटो, जिंजर, ऑनियन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। तो इन सब की जो स्टेम होती है उसको कट करके फिर से वो सॉइल में बो दी जाती है, जिससे ये वापस ग्रो करके नया प्लांट बना देता है। उसके यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड चीज़ आती है लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम। लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम है ग्रो इनटू न्यू प्लांट इट केप्ट इन मॉइस्ट सॉइल। तो लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम जो प्लांट होता है उसके लीव्स के द्वारा फिर से ये मॉइस्ट सॉइल में बो कर नया प्लांट बना सकता है। चलिए इसे और अच्छे से बता देता हूँ। ये देखिए लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम जो है, ये जो लीव ऑफ ब्रायोफाइलम है, ये ब्रायोफाइलम प्लांट है। ये ब्रायोफाइलम प्लांट है और इसके जो लीव्स है इसको काट के फिर से मॉइस्ट सॉइल में डाल दें तो फिर से ये ब्रायोफाइलम प्लांट ग्रो होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रायोफाइलम का एग्जाम्पल, ये लीव्स का एग्जाम्पल है। और एक और एग्जाम्पल जो दिया था वो रोज़ का दिया था। देखिए यहाँ पे ये अच्छे से, बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि कैसे रोज़ उगा दिया जाता है उसके स्टेम से। तो ये जो रोज़ है जब वो ग्रो हो जाता है तो उसकी स्टेम का जो हिस्सा होता है ये काट के इस हिस्से को वापस से सॉइल के अंदर डाल दिया जाता है, जो फिर से ग्रो करके रोज़ बना देता है। ठीक है, तो रोज़ इस तरीके से स्टेम कटिंग के द्वारा रोज़ ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो स्टेम कटिंग, लीव्स हो गया, स्टेम कटिंग हो गया। जिंजर और पोटैटो भी स्टेम कटिंग के द्वारा ही ग्रो किया जाता है। आगे हम बात करते हैं स्पोर्स की। तो स्पोर्स, सम प्लांट डू नॉट हैव सीड। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके सीड नहीं होते हैं, बट हैव स्पोर्स, पर उनके स्पोर्स होते हैं विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट, जो कि फिर से नया प्लांट में ग्रो होते हैं। फंजाई एंड फर्न्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट। फंजाई जो है और फर्न्स है वो इसके एग्जाम्पल है। जैसे कि मशरूम, आप तो ये कैसे स्पोर्स की मदद से होता है बताता हूँ मैं आपको। तो ये मशरूम है, तो इस मशरूम जब ये उग जाएगा तो इसमें स्पोर्स की मदद से, सीड होते नहीं हैं, स्पोर्स की मदद से ग्रो होगा, तो इस मशरूम के नीचे स्पोर्स बिखर जाएंगे, और इन्हीं स्पोर्स की मदद से, स्पोर एक छोटे छोटे से दाने होते हैं, और इन्हीं स्पोर्स की मदद से फिर से नया मशरूम उग जाएगा। और जो ये मशरूम है वो फंजाई से बिलोंग करता है, इसलिए इस फंजाई इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे। फंड्स, सब ने छुई मुई का पौधा तो देखा होगा। छुई मुई के फंड्स छुई मुई को ही कहते हैं, और ये भी स्पोर्स की मदद से ही ग्रो होता है। आगे है प्लांट आर ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल ऑन ए पीस of land in order to feed the entire population. The practice of growing plant on a large scale is called agriculture. तो प्लांट है वो एक लैंड के पीस के ऊपर ग्रो किया जाए, किस मकसद से? पॉपुलेशन की मदद, यानी कि लोगों की मदद करने के लिए, उनके खाना देने के लिए और उनकी ज़रूरत के सामान देने के लिए। तो ऐसी ग्रोइंग को हम, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट, इस लार्ज स्केल के ऊपर हम इस प्लांट को ग्रो करते हैं, इस प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्या है? एक लार्ज स्केल लैंड के ऊपर हम प्लांट को ग्रो करेंगे, किसके लिए? इन ऑर्डर टू फीड द एंटायर पॉपुलेशन, लोगों को उनकी ज़रूरत का सामान, उनको खाना, उनका लकड़ी की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए ग्रो किया जाए प्लांट को, उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। द प्लांट दैट आर ग्रो ऑन ए लार्ज स्केल इन अ पर्टिकुलर सीजन आर कॉल्ड क्रॉप। और प्लांट है,
लार्ज स्केल के ऊपर ग्रो हो रहा है। अब एक ही प्लांट 12 महीने तो उगेगा नहीं, एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर एक पर्टिकुलर प्लांट ग्रो होगा, यानी कि बारिश के मौसम में अलग प्लांट, गर्मी जब आएगी तो उसके लिए अलग प्लांट होता है, और सर्दियों में अलग प्लांट होता है। तो इस तरीके से जो प्लांट एक सीज़न के लिए होता है, एक पर्टिकुलर सीज़न के अंदर ग्रो किया जाता है, उस प्लांट को जो हम एक पर्टिकुलर सीज़न के अंदर ग्रो करेंगे, हम उस प्लांट को कॉमनली क्रॉप कहते हैं। ठीक है, फसल, क्रॉप यानी कि फसल। ए पर्टिकुलर क्रॉप विल ग्रोन वेल इन अ पर्टिकुलर सीजन, और एक पर्टिकुलर क्रॉप जो है वो एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर अच्छे से, बहुत अच्छे से ग्रो होती है। दैट इज़ वाई फार्मर ग्रो डिफरेंट क्रॉप इन डिफरेंट सीजन, और यही रीज़न है कि फार्मर जो होते हैं वो अलग अलग सीजन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप ग्रो करते हैं। तो क्रॉप जो बेसिकली दो तरीके की होती है, एक होती है खरीफ और दूसरी होती है रबी। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है क्रॉप ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। तो ऐसी क्रॉप जो कि जून से अक्टूबर तक ग्रो की जाती है उसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं, यानी कि जून में उसे बोया जाएगा और अक्टूबर तक उसकी फसल पक के जब वो काट दिए जाएगी तो उसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जून से जो अक्टूबर का जो टाइम होता है, इस मौसम में, इस महीनों में क्या होता है कि बरसात ज़्यादा रहता है, पानी, बरसात होती है और पानी की मात्रा उस मौसम में पानी की कमी नहीं होती, पानी बहुत होता है। तो जो खरीफ क्रॉप होती है वो ज़्यादातर पानी में उगती है, दे डिपेंड लार्जली ऑन वाटर ऑफ रेन। तो जो खरीफ क्रॉप होती है वो वाटर के ऊपर डिपेंड करती है, रेन वाटर के ऊपर डिपेंड कर सकती है। तो एग्जाम्पल है राइस, मेज़, ज्वार, बाजरा एक्सेट्रा। तो ये है खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल। और खरीफ क्रॉप क्या होती है कि ऐसी क्रॉप जो कि जून से अक्टूबर के बीच में ग्रो करे फार्मर, तो उसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। ये पानी, इसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए जून से अक्टूबर के अच्छे से ग्रो होती है। एग्जाम्पल इसके याद रखने हैं, राइस, मेज़, ज्वार, बाजरा एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल है। अगली चीज़ है ये है मशरूम। यहाँ पे हमने पढ़ा था मशरूम, स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था मशरूम। तो मशरूम जो है वो स्पोर्ट्स की मदद से नया प्लांट फिर से बनाता है, नया मशरूम बनता है। तो यह अच्छे से मैं आपको दिखा दिया है कि मशरूम इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा अलग अलग जगह पे उगते हुए। तो ये जो मशरूम है इसके अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स होते हैं। ये मशरूम में स्पोर्स बनेंगे और ये स्पोर्स जो है वो बिखर जाएंगे, छोटे छोटे से दाने तरीके के होते हैं स्पोर्स, और इन स्पोर्स की मदद से फिर से नया मशरूम बनेगा। ये उसी जगह पर भी उग सकते हैं, और ज़्यादातर ये है दूसरी जगह पे एजेंट होते हैं, एजेंट के द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे और वहाँ पे भी इस तरीके से मशरूम आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। एक हमने बात की है खरीफ क्रॉप जो कि जून से अक्टूबर के तक ग्रो करते हैं और इस महीने में बारिश ज़्यादा होती है। इसके एग्जाम्पल हमने देखे थे, राइस, बाजरा एक्सेट्रा। सेकेंड चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे, दूसरी क्रॉप होती है रबी क्रॉप। तो क्रॉप विच आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल आर कॉल्ड रबी क्रॉप। तो ऐसी क्रॉप जो कि नवंबर से अप्रैल के बीच में ग्रो हो तो उसे हम रबी क्रॉप कहते हैं। नवंबर से अप्रैल जो महीना रहता है, इस महीनों में पानी की थोड़ी, ये पानी के ऊपर थोड़ा कम डिपेंड होते हैं, ठीक है, और इसमें पानी थोड़ा बरसात वगैरह कम होता है, इसलिए ऐसी क्रॉप जो कि कम पानी में भी ग्रो हो जाए तो उसे हम रबी क्रॉप कहते हैं। और ये क्रॉप नवंबर से अप्रैल के बीच में ग्रो होती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वीट, गेहूँ, बीन्स, ग्राम यानी कि चना, मटर एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछते हैं हर ज़्यादातर इस चैप्टर से अगर सवाल बनता है तो ज़्यादातर मोनोकोट डाइकोट के ऊपर बनता है, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल के रिलेटेड। और खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप से बन सकता है कि डेफिनेशन बताइए कि खरीफ क्रॉप किसे कहते हैं, रबी क्रॉप किसे कहते हैं, और उसके एग्जाम्पल बताइए। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दी हुई है कि एग्रीकल्चर का प्रोसेस बताया हुआ है कि एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या होते हैं। तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी एग्रीकल्चर के अंदर वो होता है प्लगिंग फील्ड।
खेतों को क्या करा जाता है, किसान के द्वारा हल से जोता जाता है, ठीक है। तो ये प्लग करते हैं, जोत रहे हैं, ठीक है, हल चला रहे हैं उसके अंदर। उसके बाद उसमें क्या मिलाई जाती है, एडिंग मैन्यूर। उसमें मैन्यूर मतलब खाद, उसमें क्या मिलाई जाती है, खाद मिलाई जाती है, ताकि मिट्टी है वो अच्छी हो जाए, उस मिट्टी की क्वालिटी है वो अच्छी हो जाए, सीड अच्छे से ग्रो कर पाए, जर्मिनेट कर पाए। फिर उसमें क्या होता है, सोइंग सीड, उसमें क्या सीड छिड़के जाते हैं, बोए जाते हैं उसमें सीड। फिर उसे इरीगेशन किया जाता है, उसे पानी दिया जाता है, इरीगेट किया जाता है। फिर उस स्प्रेइंग पेस्टिसाइड, कीटनाशक उसमें डाल छिड़के जाते हैं। पेस्टिसाइड, कीट जो कीट छोटे छोटे से कीट होते हैं, उनसे जो फसल को नुकसान होता है वो ना हो, इसलिए उससे पेस्टिसाइड डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं, जिससे वो कीट होते हैं वो छोटे छोटे से वो मर जाए और हमारी फसल जो है वो उसे कुछ नुकसान ना हो, उसे कीट ना खाए। फिर हार्वेस्टिंग क्रॉप, फिर जब वो अच्छी तरीके से पक जाती है तो हम उसे, जब वो अच्छी तरीके से पक जाती है तो उसे हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, काट लेते हैं, और फिर ये क्रॉप कट के मार्केट में बिकने जाती है। यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है अच्छी सी, कि लेडर फार्मिंग प्रैक्टिस इन हिली एरियाज ऑफ इंडिया। तो ये जो हमने देखा था, फार्मिंग तो है वो प्लेन एरिया पे, हम आप सोच रहे होंगे फार्मिंग है वो प्लेन एरिया पे होती है, तो फार्मिंग है वो प्लेन एरिया पे आसानी से हो जाती है। बट अगर हिली एरिया है, हिली एरियाज़ में मतलब पहाड़ी इलाकों में जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ पे फार्मिंग कैसे होगी, तो वहाँ पे है लेडर फार्मिंग होती है, ठीक है। यहाँ ये आप फोटो देख सकते हैं, इस तरीके से होती है, और पहाड़ के ऊपर ही अलग अलग जो है वो इस तरीके से फार्मिंग होती है। लेडर फार्मिंग प्रैक्टिस इन हिली एरियाज इन इंडिया। हिली पार्ट्स जो होते हैं वो जो पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पे जो स्पेशल तरीके की फार्मिंग होती है उसे हम लेडर फार्मिंग कहते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है, और अगली वीडियो के अंदर मैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगा, उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। और आने वाली वीडियो को देखने के लिए, और जब आने वाली वीडियो आए तो आपको पता चले, इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आराम से पता चल जाए कि अगली वीडियो जब मैं डालूँगा तब। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।